नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे B.Ed 33 सेमेस्टर के इतिहास शिक्षण की इकाई प्रथम के अंतर्गत। आज हम सभी इतिहास शिक्षण का क्षेत्र तथा इतिहास शिक्षण की क्या आवश्यकता और महत्व है, इसी 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी से आप अवगत हो जाइए, जिससे कि आप सभी को परीक्षा में लिखने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना करना न पड़े और आप आराम से प्रश्न को देखकर मुस्कुराते हुए उत्तर लिखें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इतिहास शिक्षण के क्षेत्र की। ठीक, तो जो कि इतिहास शिक्षण का जो क्षेत्र है वह देश काल के अनुसार परिवर्तनशील है। जिस तरह की समाज थी, ठीक है, जिस तरह के समाज में आवश्यकताएं हुई, उस तरह देश काल की स्थिति में परिवर्तन हुआ और उसी तरह से इतिहास के क्षेत्र को बाद में बांटा गया। तो इतिहास के क्षेत्र को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास, चौथा है विश्व का इतिहास, पांचवा है राजनीतिक इतिहास, छठा है सांस्कृतिक इतिहास और 7वां आपका है सामाजिक इतिहास। इन 7 भागों में इतिहास शिक्षण को बांटा गया है। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो लिखा हुआ है, या ये मत सोचिए कि इतने ही में क्लास मिट जाएगी। ये मुख्यतः हेडिंग लिखी हुई हैं, जिनको कि मैं आपके समक्ष एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाने का कार्य करूंगा। क्योंकि आप बड़े स्तर पे हैं तो आपको हर चीज़ें लिखवानी संभव नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती हैं। आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हमारे सभी छात्र छात्राएँ एक से बढ़कर एक है। तो अगर आपको एक रेखा पकड़ा दी जाए, ठीक है, अगर आपको उंगली पकड़ा दी जाए तो आप बाँह पकड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, मुझे पता है। इसलिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बताऊंगा और उसके बारे में आप खुद से बना करके और मेरी कुछ बातों को समझ करके आप परीक्षा में बिल्कुल भी लिख सकते हैं। अगर लघु उत्तरी में आएगा, ये सभी हेडिंग आपको लिखनी है। इस सभी हेडिंग के अंतर्गत 3-3 लाइन में आपको लिख देना है। लेकिन अगर यही प्रश्न विस्तृत उत्तरी में आ जाए कि इतिहास शिक्षण का क्षेत्र, आवश्यकता व महत्व को लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इन सभी हेडिंग के अंतर्गत कसम 5-5 लाइनें आप लिखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास शिक्षा का जो क्षेत्र है, हमने बताया कि देश काल के अनुसार परिवर्तनशील रहा है और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इतिहास हमेशा विकास की ओर ही अग्रसर रहा है। चूंकि पहले आग की खोज नहीं थी, आग की खोज हुई, फिर पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, इतिहास जो है वह हमेशा विकास की ओर ही अग्रसर रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करेंगे हम इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है वह मानव विकास के क्रमिक विकास का अध्ययन कराता है। यानी कि मानव का जो विकास है वह किस क्रम में हुआ है, उसका अध्ययन हमें प्राचीन इतिहास में करने को मिलता है। ठीक, यानी मानव के विकास का क्रमिक वर्णन हमें प्राचीन इतिहास में मिलता है। इसके बाद प्राचीन इतिहास जो है वह मानव के विकास से लेकर के, ठीक, रोमन साम्राज्य के पतन तक के काल को ही हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक, तो देखिए हम बात करेंगे तो रोमन साम्राज्य के पतन कब हुआ, तो 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन होता है। और अगर बात करें हम तो प्रथम लिखित अभिलेख भी कह सकते हैं, या चूंकि अभिलेखों से ही हमें कालों का निर्धारण करते हैं, काल निर्धारण होता है अभिलेख से ही। ठीक, तो प्रथम लिखित अभिलेख से लेकर के 476 ईस्वी तक के काल को ही हम प्राचीन इतिहास की संज्ञा देते हैं। ठीक, ये प्राचीन इतिहास का कालक्रम है, कालावधि है। और 476 ही क्यों, क्योंकि इस समय रोमन साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईस्वी में की गई थी और इसका पतन 476 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का पतन, ये तो हो गई बात प्राचीन इतिहास के काल की। और प्राचीन इतिहास में बताया कि मानव के विकास का हम क्या करते हैं, क्रमिक वर्णन किया रहता है, जिसका कि हम अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास क्या है, देखिए मध्यकालीन का मतलब ही है कि आधुनिक इतिहास से लेकर के
प्राचीन इतिहास के बीच का जो काल होता है वह आपके मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। यानी कि आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास के बीच का जो काल है वो क्या है, मध्यकालीन इतिहास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो मध्यकालीन इतिहास है उसका काल कितना है, तो उसका जो काल है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है 476 ईस्वी में। तो 476 ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक, यानी कि 15वीं शताब्दी मतलब हमारे यहाँ क्या था, हमारे औरंगजेब और ये जो मुगल शासक थे इनका राज था। तो 476 ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का जो काल है वह आपका आता है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। अब बात हम करेंगे आगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो शब्द है, यानी कि आधुनिक इतिहास ये हमारे वर्तमान समय तक को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, हमारे वर्तमान समय तक का। तो यह कब से शुरू होता है, यह आपके 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी शुरू होता है। और 16वीं शताब्दी में भी हुआ था एक काम, क्या, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण काल से लेकर के हमारे वर्तमान समय तक का जो काल है वह आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक, तो पुनर्जागरण कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था पुनर्जागरण। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि आधुनिक इतिहास का जो काल है कितना है, पुनर्जागरण काल से लेकर वर्तमान समय तक, और प्राचीन इतिहास का प्रथम लिखित अभिलेख से लेकर के 476 ईस्वी तक, और मध्यकाल का 476 से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। ठीक, ये तीनों पीरियड हैं ये सभी काल की। अब हम बात करेंगे आगे, अगला हमारा है सामाजिक इतिहास। देखिए, सामाजिक इतिहास जो था, सामाजिक इतिहास पे इतिहासकारों का ध्यान पहले नहीं था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी आरंभ हुई तब इतिहासकारों का ध्यान हमारे गया सामाजिक इतिहास पे, कि ये जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, ठीक है, इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक सभ्यता कैसी थी, रहन सहन कैसा था, इसका विवरण उन्होंने सामाजिक इतिहास के अंतर्गत किया है। तो इसमें एक विद्वान थे, उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है, उनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, उनके 2 अक्षर अंग्रेजी के हैं और एक अक्षर जो है 2 अक्षर जो है अंग्रेजी के हैं और बाकी जो लास्ट नाम है वो हिंदी में है। तो जीएम ट्रेवेलियन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जीएम ट्रेवेलियन को ऐसे लिखते हैं, जीएम, अगर यहाँ पे लिखेंगे ट्रेवेलियन, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखिए, और अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आप अंग्रेजी में लिखिए। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। उनका नाम है जीएम ट्रेवेलियन। जीएम ट्रेवेलियन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस सामाजिक इतिहास को लेकर के। उन्होंने सामाजिक इतिहास के विकास में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जीएम ट्रेवेलियन ने, और इन्हीं के प्रयासों से सामाजिक इतिहास अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो चुका है और लोकप्रिय हो चुका है। ठीक, तो 20वीं शताब्दी के बाद में इस सामाजिक इतिहास पर इतिहासकारों का ध्यान आया, उन्होंने सामाजिक इतिहास पर बहुत सारी रचनाओं का कार्य किया। अब बात करें आगे हम राजनैतिक इतिहास। सामाजिक इतिहास की जब रचना हो गई तो फिर बात करेंगे राजनैतिक इतिहास की। देखिए, राजनैतिक इतिहास का मतलब ये है कि जो हमारे काल बीत चुके हैं, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे मध्यकालीन काल हो या प्राचीन काल हो, इन सभी जो काल हैं इन सभी का राजनैतिक जीवन कैसा रहा, इन सभी की चर्चा राजनैतिक इतिहास के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में सभा और समिति थी, भाग की बात करेंगे हम, तो सभा समिति थी। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आपका आ गया ये जो मुगल शासकों का युग था, सल्तनत काल था। इसके बाद आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में अंग्रेज आ गए। ठीक है, तो ये जो इस समय राजनैतिक जीवन कैसा था, प्रशासन कैसा था, ठीक है, कौन राजा वंशानुगत होता था या प्रजा द्वारा चुन कर जाता था। ठीक है, तो यह औपनिवेशिक काल था या किस प्रकार का काल था, इन सभी की चर्चा राजनैतिक इतिहास के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सांस्कृतिक इतिहास की। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो राजनैतिक इतिहास था इसमें 2 लोग हैं, एक है मैकाले, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, राजनैतिक इतिहास। मैकाले की जो भी रचनाएं हैं वह राजनैतिक इतिहास से बहुत ही क्या है, ओतप्रोत हैं, यानी पूरी प्रेरित हैं। सारी राजनीतिक घटनाओं का विवरण मिलता है मैकाले की रचनाओं में। और एक और लोग हैं जिनका नाम है गिबन व मैकाले महोदय। इन दोनों लोगों ने
क्या किया है, रचना की है राजनीतिक इतिहास से संबंधित राजनीतिक इतिहास को लेकर के, उसको ध्यान में रख करके। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे सांस्कृतिक इतिहास की। चूंकि नाम ही है सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक इतिहास में जो भी प्राचीन समय में हमारे साहित्य था, चित्रकला था, संगीत था, इसका वर्णन हमें मिलता है सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे सांस्कृतिक इतिहास के बाद आखिरी में है विश्व इतिहास। हमने कहा एक चीज़ आपको हम यही बता देना चाहते हैं कि कुछ छात्राओं के स्नातक में प्राचीन इतिहास होते हैं, ठीक है, और कुछ छात्राओं के स्नातक में इतिहास विषय होते हैं। तो वे दोनों थोड़ा सा असमंजस रहते हैं, जिनका प्राचीन इतिहास आता है, क्या मेरा इतिहास अलग है? तो ध्यान दीजिए, अंतर यही है कि आपको बीए में टीचिंग में इतिहास शिक्षण ही लेना है, और जब आप आगे नेट या जेआरएफ तैयारी करते हैं तो जो प्राचीन इतिहास लिया हुआ छात्र होता है वह प्राचीन इतिहास से परास्नातक यानी एमए करने के बाद उसका एक सीमित दायरा होता है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काल का ही अध्ययन करना है। ठीक है, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको प्रथम लिखित अभिलेख से लेकर के 476 ईस्वी तक के ही काल का अध्ययन करना है। ठीक, तो वह एक सीमित दायरे का अध्ययन करता है। लेकिन जो छात्र इतिहास विषय से स्नातक और परास्नातक करके नेट की तैयारी करता है उसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास, इन चारों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका जो दायरा होता है वो विस्तृत होता है, उसे ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। यही अंतर होता है प्राचीन इतिहास और इतिहास में। और जो प्राचीन इतिहास से वो ढंग से अगर पढ़ाई कर लिया, ठीक है, आगे निकल गया हुआ, अगर पीएचडी हो गई तो वह पुरातत्व विभाग में चला जाता है, और भी कई सारे विभाग हैं। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग में जाने की ज़्यादा संभावना होती है और करियर उसका जो होता है भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाता है। ठीक, और इतिहास में भी है, ठीक, लेकिन इतिहास में मेहनत आपको ज़्यादा करनी होती है। आगे हम बात करेंगे सांस्कृतिक इतिहास बाद विश्व इतिहास की। चूँकि विश्व इतिहास मैंने बताया कि विश्व इतिहास जब अध्ययन करते हैं तो जैसे कि अगर अमेरिका में यह क्रांति हो रही थी तो भारत उसमें क्या हो रहा था, यानी कि हम पूरे विश्व में किस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी उन सभी का अध्ययन विश्व इतिहास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी विश्व इतिहास के अंतर्गत जो विश्व के में घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत विश्व इतिहास के अंतर्गत। ठीक, तो ये तो हो गया आपका इतिहास शिक्षण का क्षेत्र। अब हम बात करेंगे आगे इतिहास शिक्षण की आवश्यकता व महत्व। इतिहास शिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं और इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। जो इतिहास शिक्षण है वह हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी मतलब यह है कि हमें अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करें तो मैं कल ही फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था जिसमें था कि कोई महात्मा बुद्ध का समर्थक था, उसने कहा कि भगवान श्री राम जो हैं वह काल्पनिक हैं, बुद्ध जी वास्तव में प्रकट हुए थे, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, मानव की भलाई की है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्ध जी ने मानव की भलाई नहीं की, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने इतिहास से परिचित नहीं है तो हाँ आप में हाँ करेंगे। लेकिन वहाँ पे किसी का कमेंट था कि भाई साहब आपको पता नहीं है जो महात्मा बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय थे और भगवान राम भी क्षत्रिय थे। तो भगवान राम के जो पुत्र थे लव कुश, उनकी 75वें या 76वें वंशज जो हैं वह महात्मा बुद्ध जी थे। तो भगवान राम से ही महात्मा बुद्ध उनकी वंशावली का प्रतिनिधित्व करते हैं महात्मा बुद्ध, और ये उन्हीं की जो वंशावली है उन्हीं प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा सनातन धर्म सदैव से बहुत ही प्राचीन रहा है। इस पर कृपया जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, इसको फैलाने का प्रयास न करें। तो चूँकि वो इतिहास को नहीं जानता था, ठीक है, कि सनातन धर्म में भगवान श्री राम थे, उन्हीं के पुत्र लव कुश हुए, लव कुश के 75वें जो वंशज हैं वह महात्मा बुद्ध हुए। ठीक, तो वह अपने इतिहास को जानता है, इसलिए उसने वहाँ पे कमेंट किया। जो नहीं जानता है वो तो उसी को देखेगा और कहेगा कि हाँ ये सही कह रहा है, बात सही है, उसको मान लेगा बिना तर्क किए। तो अपने इतिहास को जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो इतिहास शिक्षण की आवश्यकता बहुत इसलिए है कि व्यवहारिक जीवन में हमारी इतिहास क्या है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक, हम अपने व्यवहारिक जीवन जितना भी इतिहास को जानेंगे उतना ही हमारे अंदर अपने जो भी पिछले घटित घटनाएं हैं उनसे सीखने का हमें मनोबल मिलेगा, सीखने का ज्ञान होगा, और उसे सीख करके हम अपने वर्तमान को सही ढंग से सुचारू रूप से
चलायमान कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम व्यापक दृष्टिकोण में वृद्धि, यानी कि इतिहास शिक्षण की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि व्यापक दृष्टिकोण में वृद्धि होता है। किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उससे संबंधित अन्य तंत्र को भी हम फैला करके सोचने को मजबूर हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह व्यापक दृष्टिकोण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के ही, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जो हम पढ़ते हैं तो हमारे व्यापक दृष्टिकोण में वृद्धि होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता एकाएक समाप्त हो गई, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पे काटती थी, तो उसमें से कौन सी पद्धति थी, या फिर हम उसको लेकर के और भी व्यापक ढंग से सोचने को मजबूर हो जाते हैं, तो वह व्यापक दृष्टिकोण में हमारे वृद्धि करता है। यानी किसी एक चीज़ को इतिहास अगर हम बारे में पढ़ लिए, अगर महात्मा गांधी बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी ने यहाँ पे असहयोग आंदोलन किया तो उसमें अमेरिका में क्या हो रहा था, यह सोचना हमारा क्या है, व्यापक दृष्टिकोण को हमारे दिखाता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे ज्ञान वृद्धि का साधन भी है। इतिहास से ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है, आप जानते ही ये बात, ये आपको समझाने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, कि इतिहास ज्ञान वृद्धि का साधन है। जितना हम इतिहास के बारे में जानते हैं उतना ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। आगे है राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतिहास को जब हम जानते हैं, अपने देश के इतिहास को जानते हैं, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं देश प्रेम की भावना का विकास भी कर सकते हैं। हमें अपने देश से प्रेम होता है कि इतने संघर्षों के बाद इतने हमारे देश में वीर पुरुष थे, महापुरुष थे, ठीक है, इतने त्यागी व्यक्ति थे कि जो कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, अपना पूरा जीवन निस्वार्थ बलिदान कर दिया देश के लिए। तो हमारे अंदर क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, हम पे देश से प्रेम करते हैं। ठीक, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, इतिहास के द्वारा ही पता चलता है। ठीक, आगे देखेंगे हम मानसिक परिपक्वता। मानसिक परिपक्वता का अर्थ यह है चूँकि इतिहास में कई सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं। संग्रहित होने का मतलब ये है कि इसमें कई सारे तथ्य और सूचनाएं होती हैं, ठीक, जिनको कि जब बालक याद करता है तो उसकी जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ जाती है और उसकी मानसिक परिपक्वता भी प्रकट होती है इतिहास को पढ़ने के बाद। ठीक, आगे बात करेंगे हम ज्ञानात्मक महत्व की। ज्ञानात्मक महत्व का मतलब ये है जैसे कि जब इतिहास का अध्ययन बालक करता है तो उसके ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। क्योंकि इतिहास जब अध्ययन करते हैं तो आपका जो सामान्य ज्ञान है वो एक तरह से मजबूत होते चला जाता है, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है वो इतिहास से बिल्कुल ही संबंधित है। ठीक, तो ज्ञानात्मक महत्व भी इतिहास का है कि आपके ज्ञान में वृद्धि कराता है। तो आप सामान्य ज्ञान जो है वो आपका इतिहास का अध्ययन करने से ही मजबूत हो जाता है, आपको सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने की जरूरत फिर नहीं रहती है। ठीक, आगे बात करेंगे हम नैतिकता की भावना में वृद्धि। नैतिकता की भावना का मतलब यह है कि बालक में सहानुभूति, धैर्य, साहस व कर्तव्य परायणता का गुण उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? इतिहास शिक्षण के ही द्वारा। क्योंकि जब अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ता है तो उसके अंतर्गत धैर्य, शिवाजी के बारे में पढ़ा तो उसे क्या हुआ, उसे साहस, ठीक, महाराणा प्रताप हुए, महात्मा गांधी हुए, तो इन सभी महापुरुषों के बारे में पढ़ करके वह कर्तव्य परायण, धैर्य, साहस और सहानुभूति जैसे नैतिक भावनाओं का अपने अंदर विकास करता है। और आगे है वर्तमान को समझने में सहायक। चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि जब बालक अपना पिछला जानता रहेगा, अतीत, तभी वो अपने वर्तमान के समय में समायोजन कर सकेगा और उसे सीख लेकर के अपने वर्तमान को सुचारू रूप से चलायमान कर सकेगा। तो यही कार्य यहाँ भी कर रहा है कि अपने वर्तमान को समझने में सहायक है इतिहास। जब हमें अतीत पता ही नहीं रहेगा तो वर्तमान में जो जिधर घुमाएगा उधर घूम जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्तमान को समझने में इतिहास भी सहायक होता है। तो इस तरह से आज हमने अध्ययन किया इतिहास शिक्षण का क्षेत्र, आवश्यकता व महत्व। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करिए अपने अन्य साथियों में, तथा जो आपके जूनियर बैच है बीएड प्रथम सेमेस्टर के, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बता करके उनको भी हमारे चैनल के परिवार से जोड़ने का प्रयास करिए। इन्हीं सभी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।